आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जल्दी जल्दी साइकिल के पेंडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई थी। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी किए हुए थे। भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पेंडल मारता हुआ जल्दी जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर ही नहीं रहा था, सो वेद जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी नहीं थी जहां रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टॉर्च भी नहीं है। बैटरी ही खत्म कर दी थी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और संकट मोचन का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था। अचानक उसकी धोती पैंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उगाए। थूक भी नहीं निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोए जा रहा था। तभी अचानक साइकिल की कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पेंडल में फंसी अपनी धोती को निकाल कर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। पर पुरानी साइकिल ज्यादा साथ नहीं दे पा रही थी। तभी उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज फिर से आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंस गई हूँ और मेरे पति बीमार है। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़क कर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल नहीं सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के आसपास की थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रख रखे थे। गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था। पर उसकी कमर पर गोदने से खुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते। उन्हें साइकिल पर बिठा लो। थोड़ी दूरी हमारा घर है, वहाँ पर हमारी माँ रहती है। आप बस हमें वहाँ तक पहुँचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भुवन सोच में पड़ गया।
उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखे थे और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी अजीजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितना दूर है आपका घर? मेरी पत्नी भी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब, बस थोड़ी ही दूर रहते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उस औरत ने विनती करते हुए कहा। तो भुवन मना नहीं कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वजन आ गया हो साइकिल पर। वो बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल नहीं खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी नहीं चल पा रहे थे, तो भुवन ने उस बंजारन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया और फिर उसे लगा कि जैसे फिर से बहुत सारा वज़न साइकिल के डंडे पर आ गया हो। बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर, वो औरत इतना बोले जा रहे थे तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी माँ खड़ी है, बस आप उधर ही मोड़ लो। मजबूरन भुवन को साइकिल उस घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो शमशान की तरफ जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया और चलता रहा। जंगल भी और घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। शमशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी शमशान के बाद दिख रहे थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए शमशान के बीच में से होकर गुजरना चाहता था। भुवन शमशान के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अब आप लोग यहाँ से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तो उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस पास ही में तो है, थोड़ा और कष्ट कर दो भाई साहब। भुवन कुछ नहीं बोल सका। इस बीच ना तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और ना ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल शमशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो शमशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी नहीं थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज़ के साथ रुदन की आवाज़ भी शामिल थे और दोनों आवाज़ें मिलकर बड़ी डरावनी से लग रहे थे। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल के हैंडल से आ चिपका। ये देखकर तो भुवन की गिग्गी बंद गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, देखिए मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप लोग खुद ही चली जाइए। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थी जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया क्योंकि वो आवाज़ भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां तक कांपने लगीं। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी तो वह जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया और खून की धारा बह निकली।
पर खून देखते ही बंजारिन के गोद का बच्चा फिर से वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थी। उस बंजारिन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही वो अवाक रह गया। वहां एक पुराना सा खंडर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था, जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरीब झाड़ियां थी और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। इतना भयानक मंजर भुवन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी भुवन ने कांपती आवाज में पूछा, ये लाश किसकी है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी भुवन चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूं। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेलचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था, जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल के पेड़ की एक डाल भुवन के सिर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारिन का परिवार अपने हाथ में बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहा है। उस दिन के बाद भुवन लापता हो गया, पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट और घंटी की आवाज़ें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेव को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफी समय पहले एक जमींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूरी पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत जमींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़े पर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो जमींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे पूरे परिवार को जिंदा ही दफना दिया। उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और जमींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। बरसात का मौसम था, किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी।
आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रहे थे और बीच बीच में बहुत जोर जोर से बादल भी गरज रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर मैं अपनी बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि तब रात के करीब 12 बज रहे थे। हालांकि अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो इतनी रात गए इस मौसम में बाहर नहीं निकलता, मगर मुझे निकलना आज ज़रूरी था। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन आया था मेरे ख़ास दोस्त का कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। तो बस वहीं से लौट रहा हूँ उन्हें देखकर। अब उनकी हालत सही है, शायद दिल का दौरा था, मगर नसीब बढ़िया था, इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं। जैसा कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाइक को तेज़ी से भगाए जा रहा था। हालांकि मौसम ठंड का नहीं था, मगर मौसम में नमी थी और इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रहे थे। खैर, मैं बाइक चलाए जा रहा था कि तभी एकाएक आसमान काले बादलों से पूरी तरह से घिर गया और एक जोरदार बादल गरजने की आवाज़ के साथ बरसात शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। बारिश में भीगने की मेरी आदत नहीं थी। अगर मैं इस बारिश में भीगा तो पक्का बीमार पड़ ही जाऊंगा। तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक बंद दुकान के बाहर एक शेड पर गई। मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं रुकती क्यों ना इस शेड के नीचे ही रहा जाए। लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस बंद दुकान के शेड के बाहर रोका। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रहे थे। लग नहीं रहा था कि अभी थोड़ी ही जल्दी में छूट जाएगी, इसलिए मैं उस शेड के नीचे खुद को कंफर्टेबल करके खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। एकाएक बारिश और भी तेज होती गई। मैंने अपने बाइक के डिक्की में चेक किया कि शायद मेरी वाइफ ने रेनकोट भर दिया हो, मगर उसमें रेनकोट था ही नहीं। वो भी शायद भूल गई होगी, उसकी भी कोई गलती नहीं है। खैर, मैं वहीं पर खड़े रहकर इंतज़ार करने लगा उस घनघोर बारिश के रुकने का, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो और भी तेज और फिर और भी तेज होती जा रहे थे। साथ में बादल गरज रहे थे। उस पूरे रास्ते पर मैं अकेला था। कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रुकूं या इस बारिश में भीगता हुआ अपने घर चला जाऊं, मगर फिर सोचा कि अगर मैं भीगता हुआ घर गया तो एक तो बीमार पड़ूंगा, ऊपर से वाइफ डांटेगी, उसका अलग डर। खैर, मैं वहीं पर खड़ा ही रहा। अभी मैं वहाँ पर खड़े खड़े खुद को किसी तरह उस टूटे फूटे शेड के नीचे बारिश से बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी ओर एक इंसान पर गई। मैंने देखा कि वो इंसान एक पेड़ के नीचे खड़ा था। शायद वो भी बारिश से बचने के लिए ही उस पेड़ के नीचे खड़ा था। बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे और बिजली भी चमक रहे थे। ऐसे में एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाकर कहा, ओ भाई साहब, पेड़ के नीचे मत खड़े रहो, इधर आ जाओ, यहाँ शेड है। मगर मेरी बात सुनकर भी जैसे उस आदमी ने अनसुना कर दिया और वो वहीं उस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। मुझे लगा कि मेरा क्या, मैंने तो आवाज़ दी थी, अब अगर वो ही नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती। पर तभी एकदम से बिजली चमकी और बिजली चमक कर उस आदमी के ऊपर गिर गई। मैं डर के मारे एकदम से कांप गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये पल भर में ही क्या हो गया। वो आदमी एकदम से ज़मीन पर गिर गया
मैं भागता हुआ उस आदमी के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही मैं उसके पास गया और उसका मुंह अपनी ओर किया तो एकदम से उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, बाल भी जगह जगह से जले हुए थे। तभी उस आदमी ने मेरी ओर देखा और अपनी लाल आंखों से मुझे गुस्से से देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। अभी तो इसके ऊपर बिजली गिरी थी और ये फिर सही सलामत कैसे है। मगर तभी मुझे ध्यान आया कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है, जैसे लाल बत्ती जल रही हो। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। इतने में ही उस रास्ते से एक गाड़ी गुजरी। मैं किसी तरह उस आदमी से छूटकर भागते भागते उस गाड़ी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और फिर उस आदमी की ओर देखकर इशारा किया, मगर वहां अब कोई आदमी था ही नहीं। मैं समझ गया कि यह मामला कुछ सही नहीं है। मैंने अपना बाइक उठाया और बारिश में भीगते हुए ही अपने घर की ओर निकल गया। मगर वो सब क्या था, यह आज तक मैं समझ नहीं पाया।